गुड मॉर्निंग बच्चों, आदर्श विद्या मंदिर के ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आसपास के पदार्थ, यानी कि हमारे आसपास कौन से पदार्थ हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे पदार्थ क्या है। पदार्थ वे वस्तुएं जिनमें जो स्थान घेरती हैं और भार होता है, उन्हें पदार्थ कहते हैं। प्रकृति में पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस पदार्थ क्या हैं? वे वस्तुएं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उन्हें हम ठोस पदार्थ कहते हैं। द्रव पदार्थ वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित नहीं होता है परंतु आयतन निश्चित होता है, ऐसे ही पदार्थों को द्रव पदार्थ कहते हैं। द्रव पदार्थ की सबसे बड़ी ये विशेषता होती है, इसमें तरलता का बहाव पाया जाता है। ये पदार्थ अगर भूमि पर डाले जाएं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतः धीरे धीरे पहुंच जाते हैं बहकर। तीसरे गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। गैस के अणु बहुत दूर होते हैं। यह ठोस द्रव गैस में अंतर कहा जाए तो ठोस के जो अणु होते हैं, ठीक, बहुत पास होते हैं। द्रव के और गैस के अणु बहुत दूर होते हैं। द्रव के जो अणु हैं वो दोनों के मध्य में होते हैं। ठोस और द्रव गैस के मध्य में होते हैं। ठोसों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। यदि कोई ठोस पदार्थ लें उसमें आकर्षण बल क्या होगा? सबसे अधिक होगा। गैस में कम होगा, सबसे कम होता है, और द्रव में इनके मध्य होता है। इनके परिवर्तनों को तापमान में वृद्धि करके एक परिवर्तन से दूसरी अवस्था में लाया जा सकता है। यानी कि ये कह सकते हैं ताप और दाब में वृद्धि करने पर या परिवर्तन करने पर, ठीक, इनकी अवस्थाएं बदली जा सकती हैं। चाहे ठोस से वो द्रव में बदल जाए, चाहे द्रव से गैस में, या गैस से पुनः ठोस में बदल जाए। ये प्रक्रम चलता रहता है। ऊर्ध्वापातन वे जब कोई ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो द्रव में न बदलकर सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है। इस क्रिया को या इस प्रक्रम को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। क्वथनांक वह क्रिया है जिसमें कण द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। क्वथनांक वह क्रिया है जिसमें कण द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को क्वथनांक कहते हैं। गलनांक वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाए, इस क्रिया को गलनांक कहते हैं। और क्वथनांक की परिभाषा है जब कोई द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने लगे, इस क्रिया को क्वथनांक, और जब ठोस से द्रव में बदलती है तो गलनांक कहते हैं इसे। वाष्पन वह क्रिया जिसमें कोई द्रव क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में परिवर्तित हो जाए, इस क्रिया को वाष्पन या वाष्पीकरण क्रिया कहते हैं। वाष्पीकरण या वाष्पन से हम ठंडक का अनुभव करते हैं। यानी कि ये क्रिया जहाँ पर होगी, वाष्प या वाष्पीकरण की क्रिया, वहाँ पर हमें ठंडक महसूस होगी। यह हमेशा द्रव के ऊपरी सतह पर होती है। द्रव के ऊपरी सतह पर वाष्पन क्रिया होती है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 1 किलो द्रव के बिना तापमान में परिवर्तन किए हुए उसे गैसीय अवस्था में लाने के लिए जितनी भी गुप्त ऊष्मा की जरूरत पड़ती है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उस मात्रा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। फिर से बात देखिए परिभाषा ही, 1 किलो द्रव को बिना तापमान में परिवर्तन किए गैस अवस्था में परिवर्तन करने के लिए
आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसके बाद पदार्थ के बारे में हम बताएंगे। पदार्थ की विशेषताएं। पदार्थ की विशेषताएं, पहली विशेषता है कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के सूक्ष्म कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा गुण हमारा क्या है कि पदार्थ के जो कण होते हैं इनके बीच छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं। तीसरा, पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं वो हमेशा गतिशील अवस्था में रहते हैं। पदार्थ के और यदि ताप में पदार्थ के गर्म किया जाए तो इसके जो कण होते हैं उसके बहुत तेजी से गति करने लगते हैं। इसे पहला हमने बताया था पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो इसको हम एक प्रयोग द्वारा बताएंगे। प्रयोग है कि नहीं, पदार्थ से हमें उद्देश्य हमारा ये है कि पदार्थ के बीच जो कण हैं उनके क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है या होता है। प्रयोग करने के लिए विधि, पहले आवश्यक सामग्री, एक 100 ml का बीकर, कांच का बीकर लें, एक छानने, कांच की छाननी, एक चम्मच चीनी या नमक लें। एक गिलास या बीकर में जल भरें और जल भरने पर उसमें हम जल की सतह पर एक निशान लगा लेते हैं। फिर हम उसमें एक चम्मच चीनी या एक चम्मच नमक डालते हैं। कांच की छड़ से जल को हिलाते हैं। कुछ समय के बाद हम देखते हैं जल में, यानी बर्तन में जल का जितना स्तर था उतना ही स्तर है। स्तर में कोई, यानी कि उसकी सतह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इससे ये पता चलता है जो चीनी के कण या नमक के कण थे, ठीक, वो जल के बीच जो रिक्त स्थान था उसी में छिप गए, घुल गए या बैठ गए, छिप गए। दूसरा है पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इसके लिए प्रयोग करने के लिए उद्देश्य वही बीकर लेना पड़े। आवश्यक सामग्री में बीकर, पोटेशियम सल्फेट, परमैंगनेट कह सकते हैं, या लाल दवा, या हम स्याही भी का प्रयोग भी कर सकते हैं। पहले एक गिलास में जल लें और उसमें स्याही की कुछ बूंदें डालते हैं। तो जो हमें जल में घुलने के बाद वो स्याही के कण दिखाई देते हैं। अब उसी जल को हम, अगर हमने 100 ml का गिलास लिया था, अब उसे 200 ml के बर्तन में जल भरकर डालते हैं तो उसके दोनों का जो रंग है हल्का हो जाता है, यानी कि अणु हमारे बहुत दूर दूर हो जाते हैं। यदि हम उसे 1 लीटर के द्रव में डालते हैं तो उस द्रव का रंग बिल्कुल पहले की अपेक्षा बहुत नम हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि उसके अणु बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं। यदि हम उसको 1 लीटर या 5 लीटर की बाल्टी में घोल दें तो उसके नील के कण जो हमने लिए थे या लाल दवा के कण जो हमने लिए थे वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। और अगर इसी तरह बड़े बर्तन में हम इसको डाल दें तो वो अपना रंग खो देते हैं और वो बिल्कुल हमको स्वच्छ जल की तरह दिखाई पड़ता है। इससे ये पता चलता है कि पदार्थ के अणु जो होते हैं बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। यदि इनके कण इतने छोटे होते हैं कि लाखों कण यदि हम एक दूसरे के ऊपर रखें, तब भी इनकी मोटाई एक कागज के बराबर नहीं होगी। तीसरा है हमने बताया था कि पदार्थ को गर्म करने पर, ताप में वृद्धि करने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बहुत तेजी से होती है। यदि एक कमरे में मोमबत्ती अगरबत्ती रखें और उसकी खुशबू हमें दूर बैठे कोने में बहुत देर तक पहुंचती है, यदि वही अगरबत्ती हम जला दें
वही अगरबत्ती अगर हम जला दें तो जलाने पर जो अगरबत्ती के कण थे वो वायु में बहुत तेज़ी से फैलने लगते हैं और जिससे हम दूर बैठे होते हैं और उसकी सुगंध हमारे नाक तक पहुंच जाती है। इसीलिए गर्म खाने की खुशबू हमारे नाक तक शीघ्र पहुंच जाती है और ठंडे खाने या भोजन की खुशबू हमारे नाक तक बहुत देर में पहुंचती है। फिर इसके बाद जल के में जो विसरण होता है, घुलनशीलता होती है, पदार्थ के कणों की जो घुलनशीलता है उनमें प्रत्येक में अंतर पाया जाता है। विसरण की जो होता है वो सभी का क्या होता है, अलग अलग होता है। प्रयोग करने के उदाहरण जैसे हम एक गिलास में स्वच्छ जल लें और उसमें 2 बूंद नील की डाल दें या लाल दवा की डाल दें, हम कुछ क्षण में देखते हैं ये धीरे धीरे उस पूरे गिलास में अपने कण फैलना शुरू हो जाते हैं। दूसरे गिलास में शहद की 2 बूंदें डालें तो हम देखते हैं शहद की बूंदें तुरंत गिलास की तली में बैठ जाती हैं, और बाद में धीरे धीरे ये घुलती हैं। परंतु जो स्याही की बूंदें थी वो क्या हो गई, तुरंत पानी में घुल गई। स्याही की जो बूंदें थी वो जल में एक समान फैल गई, परंतु जो शहद की बूंद हमने दूसरे गिलास में डाली वो धीरे धीरे उसका घुलन हो रहा है और बहुत धीरे धीरे पानी में मिल रहे हैं। इसका अगला हमने गुण बताया था, पदार्थ के बीच आकर्षण बल होता है। पदार्थ के जो कण होते हैं आकर्षण बल के कारण ही आपस में जुड़कर ये कोई वस्तु बनाते हैं। यदि इसका प्रयोग करें, यदि हम अपने कक्षा के बच्चों को 4-5 झुंड में इस तरह बनाएं कि एक झुंड में एक दूसरे के हाथ पकड़कर इस तरह खड़े हों, खूब मजबूती से पकड़कर खड़े हों, दूसरे बच्चे केवल हल्के हाथों से एक दूसरे का हाथ पकड़ें और तीसरे झुंड के बच्चे केवल एक दूसरे की उंगली पकड़ें, तो जो तीसरा ग्रुप है उसके हमको तोड़ना आसान होगा, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा बल लगाएंगे तो दो बच्चों के एक दूसरे के जो हाथ हैं आपस में क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। लेकिन जो पहले ग्रुप के बच्चे को तेजी से कसे हुए पकड़े हाथ, उनमें हमको अधिक बल लगाना पड़ेगा। इससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। तो हमें आशा है बच्चों इतना आपको बताया गया है, यह आपको आसानी से समझ में आ गया होगा।